ज़ैन की बात सुनकर वो वही बुत बनी खड़ी रही। कमरे में जाने का सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिला मकसद ही बर्तन वहाँ से उठवा कर रखने लगी। कैबिनेट खोलकर सारी चीज़ें तक को तरतीब देने लगी। मगर वो कितनी देर ये काम करती जाना तो था उसे। उसके कदम मन मन भर के हो गए। लंबा सांस खींचकर वो कमरे में दाखिल हुई। ज़ैन बेड पर लेटा हुआ स्मोकिंग कर रहा था। उसे आता देखकर बोला, मुझे तो लगा तुम किचन का एक एक बर्तन धोकर सुबह तक ही रूम में आओगी। उसके तंज को इग्नोर करके वो बेड पर बैठ गई। ज़ैन ने हूर को करीब करते हुए उसका हाथ थामा, जो कि बुरी तरह कपकपा रहा था। उसकी फीलिंग समझते हुए उसे रिलैक्स करने के लिए बोला, बेफिक्र रहो, मैं फ़िलहाल तुम पर कोई हक नहीं जताऊंगा अपना। तुम्हें इस रिश्ते के लिए टाइम चाहिए वो तुम ले लो, मगर एक बात मेरी याद रखना हूर, तुम मेरी बीवी हो और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। हमारे दरमियान में किसी तीसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारी शादी हो चुकी है, इस हकीकत को ये जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लो। वो हूर के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए नरम लहजे में हूर को कह रहा था, मेरी एक बात मानोगे प्लीज़। ज़ैन का नरम लहजा देकर उसे थोड़ा सा हौसला हुआ। क्या बोलो? ज़ैन ने सवालिया नज़रों से हूर की तरफ देखा। मुझे मेरी मम्मा से बात करनी है, उनसे मिलना है, प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो या सिर्फ मेरी बात करवा दो। हूर ने इल्तिजाई अंदाज में ज़ैन को बोला, हूर अभी मेरे थोड़े काम फंसे हुए हैं, ये फ़ौरन मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी मम्मा से तुम्हें मिलवा दूंगा। अपनी बात ख़त्म करके वो हूर की उंगलियों से अपना हाथ निकालता हुआ बोला, लाइट बंद कर दो। ज़ैन ने लेटते हुए हूर से लाइट बंद करने को कहा। हूर अपना तकिया उठाकर जाने लगी जब ज़ैन ने हूर का हाथ पकड़ा। रिश्ते को टाइम देने का मतलब ये नहीं कि तुम जाकर कहीं दूसरी जगह पर लेट जाओ। ये ड्रामे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेटो यहीं पर। थोड़ी देर पहले वाली नरमी अब संजीदगी में बदल गई। उसको ये धूप छाँव सा मिजाज रखने वाला शख्स समझ नहीं आया। इससे पहले कि ज़ैन का मूड मज़ीद ख़राब होता, वो जल्दी से बेड पर कोने में होकर लेट गई। ज़ैन ने हूर को खींच कर अपनी तरफ किया और हूर का सर अपने सीने पर रख लिया। उंगलियां हूर के बालों में चलाता हुआ वो बोलने लगा, अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो पैक कर लेना, कल या परसों हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी वो बात कर ही रहा था तो एकदम बाहर का दरवाज़ा बजा। इस वक्त कौन हो सकता है? ज़ैन उठते हुए बोला। बिलाल, इस वक्त खैरियत? ज़ैन ने दरवाज़ा खोलते ही बिलाल को देखते हुए बोला, यार अबू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। बिलाल काफ़ी परेशान लग रहा था। 2 मिनट सब्र करो, मैं आया, ज़ैन ने बिलाल को कहा और अंदर जाकर अपनी गाड़ी की चाबी वॉलेट मोबाइल उठाता हुआ हूर से बोला, एक इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना होगा, दरवाज़ा बाहर से लॉक है, तुम बिना टेंशन के सो जाओ। हूर उठ के बैठ गई। घर में रात में अकेले कैसे रहूँगी, मुझे डर लगेगा, हूर ने परेशान होकर ज़ैन से कहा। इमरजेंसी है हूर, आ जाऊँगा मैं वापस, डरने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हें कोई भूत मुझसे छीन नहीं सकता। वो उसके गाल तपतपाता हुआ बाहर चला गया। अशार ने बेल बजाई तो दरवाज़ा एक झटके से खुला, जैसे अंदर कोई इंतज़ार में हो कि बेल बजाई जाए और वो फ़ौरन दरवाज़ा खोल ले। अस्सलामु अलैकुम, कैसी है आप? तानिया को देखकर अशार ने सलाम किया और हाल पूछा, जबकि वो उसको ठीक न लगी। आंखें सुर्ख, शायद नींद से या फिर रोने की वजह से हो रही थी। अशार ने एक नज़र में तानिया का जायज़ा लिया। वालेकुम अस्सलाम। तानिया को अशार का चेहरा देखकर मायूसी हुई। वो पीछे देखने लगी, शायद बिलाल नज़र आए। सब खैरियत है? अशार ने पूछना तो बिलाल का था, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसको कॉल कर रहा था, जो कि वो रिसीव नहीं कर रहा था। ज़ैन को भी कॉल मिलाई लेकिन वो भी रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए अशार बिलाल की तरफ आ गया। पर तानिया को इस तरह देखकर अशार ने बिलाल की जगह ये सवाल किया, जी बिलाल भाई अभी तक नहीं आए हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने उदास लहजे में जवाब दिया। बिलाल कहाँ पर है? मैं उसी का पूछने आया हूँ, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अबू को लेकर अस्पताल गए हैं, अभी तक रब्ता नहीं हुआ है, हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। तानिया ने सब तफसील से बताया। वो मुझसे तो जिक्र भी नहीं किया बिलाल ने। आप फिक्र ना करें, अंकल जल्द ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल का पता है आपको? तानिया ने गर्दन हिलाकर अस्पताल का पता दिया। आप परेशान ना हो, मैं बिलाल के पास जाकर आपकी बात करवा देता हूँ बिलाल से। अशार ने तानिया को उदास देखकर कहा, अभी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? तानिया ने कुछ झिझकते हुए पूछा। जी, आपको कुछ भी भिजवाना है या चलना है तो बता दे। अशार ने उसकी झिझक नोट करके खुद ही बोला, जी बस मैं परेशान हो रही थी, रात से कोई खबर नहीं अब्बू की, अगर मैं चलूँ?
तानिया ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, कहीं वो बुरा न मान जाए या उसका अपना भाई, मगर बात मुंह से निकल चुकी थी। अगर आप चलना चाहती है तो आप चले, वैसे भी मैं वही जा रहा हूँ। अशहर ने तानिया को कश्मकश में देखकर खुद ही ऑफर की। जी बस 5 मिनट में मैं सानिया को बता कर आती हूँ, मैं कार में बैठकर वेट कर रहा हूँ। तानिया ने खाला को बताया, जो कि फिज़ा के साथ रात को उन दोनों के पास ही आ गई थी। पूरी रात सानिया, तानिया और फिज़ा ने जाग कर गुजारी थी, इसलिए सानिया को जगाना मुनासिब नहीं समझा। खाला को बताकर वो स्कार्फ लेकर बाहर चली गई। अशहर ने एक नज़र तानिया को देखकर कार का लॉक खोल दिया और कार स्टार्ट की। सिग्नल पर कार रुकी, दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। साहब जी, बेगम साहिबा के लिए गजरे ले लो, एक बच्चा हाथों में बहुत सारे गजरे लिए हुए कह रहा था। बेटा नहीं चाहिए गजरे, जाओ यहाँ से, और बच्चे को मना किया। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आज किसी ने भी नहीं खरीदे, आप खरीद लो, बड़ी मेहरबानी। अशहर ने वॉलेट से पैसे निकाल कर बच्चे को दिए। इतने के तो वो गजरे नहीं थे जितने उसने पैसे दिए। बच्चा खुशी से दुआएं देने लगा, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, अब दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे। सिग्नल खुला तो बच्चा अशहर के हाथ में गजरे थमाता हुआ चला गया। अशहर ने गजरे समेत तानिया की तरफ रुख किया, जो कि अशहर को देख रही थी। अशहर के देखने पर गजरों को देखने लगी। अशहर ने गजरे डैशबोर्ड पर रख दी और कार स्टार्ट कर दी। रिसेप्शन से मालूम करके अशहर और तानिया रूम में पहुंचे। बिलाल उन दोनों को एक साथ देखकर चौंक गया। अरे यार, बड़े ही बेबुनौवत हो तुम दोनों, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अशहर ने आते ही बिलाल और ज़ैन दोनों की खिंचाई की, जबकि तानिया सलाम करके अब्बू के पास बैठ गई, जो कि दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहे थे। रात में तुम्हें क्या परेशान करता? अब्बू की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ज़ैन के साथ अब्बू को हॉस्पिटल ले आया। बिलाल ने वजाहत दी। अब कैसी तबीयत है अंकल की? अशहर ने पूछा। अब तो काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का करम है। बिलाल की नज़र तानिया पर पड़ी, जो कि अब्बू को फिक्रमंदी से देख रही थी। अशहर ने भी बिलाल की नज़रों का जाविया देखा और बोला, तुम दोनों को कॉल मिला रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तुम्हारे घर गया तो सारी सिचुएशन तुम्हारी सिस्टर से पता चली, उनको परेशान देखा, इसलिए साथ ले आया। अशहर ने बिलाल को वजाहत देना ज़रूरी समझा कि वो फील ना करे, यहाँ पर शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है। ज़ैन ने मोबाइल देखते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ज़ैन, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम कल रात से यहाँ पर हो। बिलाल ने ज़ैन से कहा, कैसी बात कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अंकल को शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे, जब तक मैं यहीं पर हूँ। ज़ैन ने बिलाल को जवाब दिया। बिलाल ठीक कह रहा है, तुम कल रात से हो यहाँ पर, अब तुम घर जाकर रेस्ट करो, और वैसे भी भाभी इंतज़ार कर रही होगी घर पर, अशहर ने उसको समझाया। ज़ैन दोनों से हाथ मिलाकर रूम से बाहर निकला। वो कॉरिडोर से बाहर निकल ही रहा था, उसकी नज़र सामने से आते हुए हिजर पर पड़ी। हिजर भी ज़ैन को देख चुका था। हूर कहाँ है? हिजर ने एकदम सामने आकर पूछा। जहाँ पर भी हो, उससे तुम्हें सरोकार नहीं होना चाहिए। हूर का नाम हिजर के मुंह से सुनते ही ज़ैन की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे ही उससे सरोकार होना चाहिए, कज़न है वो मेरी, हिजर ने तेज़ लहजे में कहा। वो अब तुम्हारी कज़न बाद में है, पहले वो मेरी बीवी है, ये बात अब अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो तुम। ज़ैन ने उसको बावर करवाया। मैं नहीं मानता हूँ ज़बरदस्ती के इस रिश्ते को, और वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, याद रखना तुम, हिजर ने जबड़े बेचते हुए कहा। तुम्हारे या किसी और के मानने या न मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हूर मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रास्ता छोड़ो मेरा। ज़ैन ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और वो जाने लगा। बताओ हूर को कहाँ छुपा कर रखा? हिजर ने अचानक ज़ैन का गिरबान पकड़ कर कहा। ज़ैन ने एक ज़ोरदार पंच हिजर के मुंह पर मारा, जो कि हिजर के लिए गैर मुतवक्के था। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। रास्ते में आते जाते लोग जो उन लोगों को काफ़ी देर से देख रहे थे, एकदम पेच बचाव करवाने लगे। आइंदा मैं कभी तुम्हारे मुंह से हूर का नाम नहीं सुनूं, वरना ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और शुक्र अदा करो कि आज मेरे हाथ में पिस्टल नहीं है। ज़ैन लोगों के हाथ झटकता हुआ गुस्से में वहाँ से चला गया, और हिजर अपने होंठों पर लगा हुआ खून साफ करने लगा। वो घर पहुँचा तो उसे अभी भी हिजर की बातें सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। ज़ैन को शुरू दिन से ही हिजर से बेनाम सी जलन महसूस होती थी। अपनी सोचों में गुम जब वो कमरे में आया, उसकी नज़र सोती हुई हूर पर पड़ी। हूर पर नज़र पड़ते ही सारी थकन उतर गई, मूड भी फ्रेश हो गया। गहरी नींद में सोती हुई वो उसे बहुत मासूम लगी। उसने झुककर हूर की पेशानी पर अपने लब रख दिए। ज़ैन के लम्स से वो थोड़ा सा किसमिसाई और ज़ैन को देखा। तुम आ गए वापस? हूर ने आंखें खोल कर कहा, जिनमें अभी भी नींद का खुमार बाकी था। हाँ, आ गया वापस, आना तो मुझे था ही, जबकि जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इंतज़ार करना।
زین نے اس کا معصوم چہرہ اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے بچپن میں کہی ہوئی بات کو دہرایا۔ کل رات ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، حور نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے سویٹ ہارٹ کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، اس نے حور کے برابر میں لیٹتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کل رات تم نے کہا تھا کہ تم ٹینشن لیے بنا سو جاؤ۔ حور نے کل رات والی بات کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کل رات کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، زین نے اس کے ہونٹ کے نیچے تل کو چیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو تم، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، حور نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھوڑا قریب آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ زین کو پڑلی سے اترا دیکھ کر حور بری طرح سٹپٹا گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اور میری نیند بھی پوری ہو گئی، حور گھبرا کے اٹھنے لگی۔ لیٹ جاؤ خاموش ہو کے، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، زین نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ زین کو ہیرو سے ہٹلر بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی، اس نے حور کو اپنی طرف کھینچا، وہ دبک کر زین کے سینے پر گری۔ نیند تو اب حور کو کیا ہی آنی تھی، بلکہ الٹا اس کا ذہن اچھی طرح بیدار ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی زین کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کل رات میرے بغیر آرام سے نیند آ گئی تھی، تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ایک ہاتھ سے حور کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کل رات میں سو گئی، مجھے کوئی ڈر نہیں لگا، کیونکہ یہاں کوئی جن ہے ہی نہیں، حور نے اسے جتاتے ہوئے کہا اور تھوڑا فاصلہ اختیار کیا۔ جن تو ہے یہاں پر، لیکن وہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، بس اپنی محبوبہ کا عاشق ہے وہ۔ زین نے حور کو فاصلہ قائم کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو تنگ کرنے کے ارادے سے بولا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں، تم صرف مجھے ڈرا رہے ہو، حور نے برا مانتے ہوئے کہا اور اپنے تکیا پر لیٹ گئی۔ نہیں مانو میرا کیا ہے، جب کسی دن روبرو سامنا ہوا تو خود ہی پتہ چل جائے گا، ویسے بھی جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں جنات ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، زین نے مزید ڈرایا۔ زین کا اتنا ہی کہنا تھا، حور کی سیٹی گم ہو گئی، حور دوبارہ ڈر گئی اور غیر ارادی طور پر اس نے زین کے سینے پر دوبارہ سر رکھ لیا۔ تم کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ حور نے روحان سی ہو کر پوچھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، بس وہ جن چاہتا ہے اس کی محبوبہ اس کے پاس رہے، دور نہیں جائے اس سے۔ زین نے ایک ہاتھ حور کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے مزید خود سے قریب کر لیا، دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ حور نے بھی اس کی باتوں پر غور کیے بنا ڈر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خضر کو رہ رہ کر وہ سا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا زین اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو شوٹ کر دے۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم زبردستی حور کو مجھ سے دور کر کے اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہو، خضر نے نفرت سے سوچا۔ شام تک مسعود صاحب کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی۔ اشر نے گاڑی کا بیک ڈور کھول کر تو سب کو اندر بٹھایا اور تانیہ پیچھے مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ بلال فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اشر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خوشگوار خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ اشر کی نظریں گجروں سے ہوتے ہوئے گاڑی کے مرر میں تانیہ پر پڑی، تانیہ بھی مرر سے اشر کو ہی دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں ملی۔ تانیہ نے نظریں جھکا لی، اشر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔